दोस्तों शाम के तकरीबन 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए, हमने अपने पत्नी और 3 बच्चे को गोली मार दी है। यदि आपके आने में जरा भी देर हुई तो देख लेना, मैं खुद को भी नुकसान पहुंचा लूंगा, खुद को भी गोली मार लूंगा। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं, उसका हाथ पैर फूलने लगता है। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आखिर ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। लेकिन जब उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां का जब नजारा देखते हैं तो भी एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति था उसके हाथ में वाकई में पिस्टल था, वहीं पे वो बैठा हुआ था और वहीं पे उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे जमीन पे पड़ा तड़प रहा था, जबकि उसकी बेटी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। अब जब पुलिस वाले होते हैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, उसके लाइसेंसी पिस्टल को जब्त करते हैं और उसके पत्नी और उसके दोनों बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि उसका जो दोनों बच्चे थे उसकी भी मौत हो चुकी थी, जबकि उसकी पत्नी अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन सवाल है कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों था, इसके पीछे क्या वजह थी, आज की इस कहानी के माध्यम से वही जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, और इसी जिला में थाना लगता है गंगो। इसी गंगो थाने के अंतर्गत एक गांव है सांगाठेरा, और इसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था योगेश रोहिला। दोस्तों, जो योगेश रोहिला था उसकी उम्र तकरीबन 42 साल के आसपास थी, और उसके परिवार में उसकी पत्नी नेहा, उसका बड़ी वाली बेटी जिसका नाम श्रद्धा था और उसकी उम्र तकरीबन 11 साल के आसपास थी, उसका बड़ा वाला बेटा जिसका नाम देवांश था, उसकी उम्र तकरीबन 6 साल के आसपास थी, और उसका एक छोटा वाला बेटा जिसका नाम शिवांश था और उसकी उम्र तकरीबन 5 साल के आसपास थी। दोस्तों, जो योगेश रोहिला था वो बीजेपी का अच्छा नेता था, वो बीजेपी का जिला कार्यकारिणी का सदस्य था, उसका बड़ा बड़ा नेता से जान पहचान था, बड़े बड़े नेता से ताल्लुकात रहता था। उसके जीने का जो तरीका था मानो किसी मंत्री, विधायक या सांसद से कम नहीं था। उसके आसपास के गांव में बहुत ही ज्यादा इज्जत था। उसे एक बुलेरो थी, बुलेट था, एक ड्राइवर भी रखा हुआ था, और साथ ही साथ एक सहायक भी था जो कि डायरी लेकर उसके साथ चलता था। वो बहुत ही अच्छा खासा अपना जिंदगी जी रहा था, और अपने परिवार का जो लोग था उसके लिए जो प्यार था वो फेसबुक पर देखने से बनता था। वो अपने परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाता था, अच्छा अच्छा कैप्शन लगाता था उसके फेसबुक पर। जो उसके परिवार के लिए प्यार देखता था उसे देखकर शायद भी कोई अंदाजा लगा सकता था कि वो व्यक्ति जिस पत्नी से इतना प्यार दिखाता है, उसी पत्नी और बच्चे के साथ एक दिन इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे देगा। दरअसल दोस्तों, 22 मार्च 2025 के दिन यानी शनिवार के दिन वो जो व्यक्ति होता है सुबह सुबह किसी काम से घर से बाहर गया था, और जब घर पे वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी थी वो एक भजन गुनगुना रही है, मैं तो राधा हूं श्याम की। वो जो व्यक्ति होता है जैसे उस भजन को सुनता है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने पत्नी को कहता है कि तुम इस भजन को गाना बंद कर दो। उसकी जो पत्नी होती है वो चुप हो जाती है, और इसके थोड़ी देर बाद फिर से वो किसी काम से बाहर चला जाता है, और कुछ देर बाद जब फिर से वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी फिर से वही भजन गुनगुना रही है, मैं तो राधा हूं श्याम की। अब जो व्यक्ति होता है फिर से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अपने पत्नी को कहता है कि देख लो, तुम इस भजन को गाना बंद कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी पत्नी थी, फिर से वो चुप हो जाती है, फिर से वो बाहर चला जाता है, और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उसका जो दोनों बच्चा था और उसकी जो बेटी थी वो स्कूल में पढ़ा करते थे, तो वहां से लेकर घर आते हैं। और जब
घर पे आते हैं तो देखते हैं कि फिर से उसकी पत्नी थी उसी भजन को गुनगुना रही थी कि मैं तो राधा हूँ श्याम की। अब जब इस बार वो सुनता है तो उसका दिमाग था एकदम से ठनक जाता है, वो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने पत्नी को कहता है कि मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रही हो। और इसके बाद उसके पास एक लाइसेंसी पिस्टल होता है, वो पिस्टल लेकर आता है और अपने पत्नी पर तान देता है। वो अपने पत्नी, दोनों बेटा और बेटी को लेकर के छत के ऊपर कमरे में जाता है और उस कमरे में ले जाकर उसकी पत्नी जब उसे देखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा में है, पूरे विकराल में है, उसके सर पे खून सवार है, तो उसकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है छोड़ दीजिए, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी इस भजन को दोबारा नहीं गाऊंगी। लेकिन जो व्यक्ति होता है उसके सर पर तो मानो खून सवार था, उसकी पत्नी गिड़गिड़ा रही होती है लेकिन उसका एक नहीं सुनता है और उसके कनपट्टे पे गोली मार देती है। गोली जो होता है उसके सर के बगल से गुजरता है, वहीं पे वो गिर जाती है। और उसकी जो बड़ी वाली बेटी थी उसकी उम्र तकरीबन वही 11 साल के आसपास थी और वो श्रद्धा थी, उसके आंखों में डर था, उसके आंखों से आंसू बह रहा होता है और अपने पापा के सामने वो भी गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है प्लीज पापा आप छोड़ दीजिए, माँ को हॉस्पिटल ले चलते हैं, इससे बचा लेते हैं। लेकिन उसके जो पिताजी होते हैं, जो योगेश होता है, बीजेपी का नेता होता है, उससे अपने बेटी पे भी जरा भी रहम नहीं आता है और अपने बेटी को ही कनपट्टे पे सटा के गोली मार देता है। उसकी बेटी थी वो भी वहीं पे गिर जाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों उसका अब दोनों बेटा था, जो देवांश था और उसका जो छोटा वाला बेटा शिवांश था, उस दोनों को भी एक एक करके गोली मार देती है। वो दोनों भी नीचे वही जमीन पे गिर जाता है। अब इस आवाज को सुन करके, गोलियों का आवाज सुन करके उसके घर के ठीक सामने उसकी चाची, उसका चचेरा भाई होता है, अन्य परिजन होता है, उसके घर पे आता है। और जब बाहर से दरवाजा नॉक करता है तो जो व्यक्ति योगेश होता है वो दरवाजा खोलता है और जोर से कहता है कि हमने अपने पत्नी और बच्चे को गोली मार दी है। अब जैसे इस चीज को देखता है किसी को हिम्मत नहीं थी कि वहां पे जा करके उसका जो बॉडी है उसे उठाए या फिर उसे संभाले, क्योंकि जो व्यक्ति था उसके हाथ में अभी भी पिस्टल थी, वहीं पे बैठा हुआ था। लोगों को डर था कि अगर इस बीच में हम पड़ने गए, उसे जरा भी बचाने का कोशिश किए तो हो न हो कहीं मेरे पे ही अटैक न कर दे। वो जो व्यक्ति होता है वो खुद ही पुलिस को फोन करता है और पुलिस को कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए, हमने अपने पत्नी और 3 बच्चे को गोली मार दी है। यदि आपके आने में जरा भी देर हुई तो देख लेना, मैं खुद को भी गोली मार लूंगा, खुद को भी नुकसान पहुंचा लूंगा। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं उसका हाथ पर फूलने लगता है, उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आखिर ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। लेकिन तुरंत ही सबसे पहले वहां एसओ पहुंचते हैं, फिर सीओ पहुंचते हैं और फिर एसएसपी पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखते हैं तो वाकई में जो पुलिस वाले होते हैं वो भी एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति था, जो योगेश था, उसके हाथ में लाइसेंसी पिस्टल था और वहीं पे बैठा हुआ था और वहीं पे उसकी पत्नी, उसका दोनों बेटा तड़प रहा होता है, जबकि जो उसकी बेटी श्रद्धा थी उसकी मौत हो चुकी थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस योगेश को गिरफ्तार करते हैं, उसके लाइसेंसी पिस्टल को जब्त करते हैं और उसकी पत्नी और उसका जो दोनों बच्चा था उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज देते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसका जो दोनों बच्चा है उसकी भी मौत हो चुकी है, जबकि उसकी पत्नी अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रही है। उसके पत्नी को वहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं अब उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, इसके पीछे कहानी क्या थी। फिर दोस्तों पुलिस वाले को पता चलता है कि दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से। साल 2006 में जो योगेश होता है उससे एक लड़की से शादी होती है और उसका नाम रेखा होता है। दोस्तों जो रेखा थी वो अम्बेटा की रहने वाली थी, वो शिक्षा मित्र में जॉब करती थी और इसके बाद बड़े ही प्यार से जो योगेश था, उसके माता पिता थे, उसके 5 बहनें थी और उसकी पत्नी थी, सभी लोग जिंदगी जी रहे थे। लेकिन साल 2007 में उसका जो पिताजी होते हैं उसका नाम रमेश रोहिला होता है और अपने बेटी के शादी को लेकर के उसका जो बेटा था योगेश रोहिला
उससे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और इसी दौरान उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है, किसी बात के लिए बात बिगड़ जाता है और इसके कुछ दिन बाद दोस्तों उसके जो परिवार के लोग होते हैं, उसके माता पिता, उसका 3 बहनें कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन कर लेता है कि उसका जो तबीयत होता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। उसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि उसके माता पिता और उसके तीनों बहनों की मौत हो चुकी है। अब जो योगेश होता है अपने गाँव वाले को मदद से पुलिस को बिना सूचना दिए हुए अपने माता पिता और तीनों बहनों को शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने लगते हैं। इसी दौरान इस घटना की जानकारी किसी ने पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस वाले तुरंत ही उस शमशान घाट में पहुंचते हैं ताकि उसके माता पिता है और उसके बहने को बॉडी है उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। लेकिन जो योगेश होता है वो पुलिस वाले से ही झगड़ा लड़ाई करने लगता है। उसके गांव का जो लोग होते हैं पुलिस वाले पर पथराव करने लगते हैं और आखिरकार किसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार करने में वो लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद दोस्तों योगेश सहित उसके गांव के तकरीबन 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन कोर्ट में जो योगेश रोहिला होता है उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसके बाद दोस्तों फिर साल 2009 में उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम रेखा होता है वो शिक्षा मित्र में जॉब करती थी और उसका भी किसी तरीके से मौत हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों योगेश रोहिला होता है अपने परिवार में वो अकेला बच जाता है और इसके बाद दोस्तों फिर साल 2012 में उसका एक लड़की से शादी होता है, उसका नाम नेहा होता है और दोस्तों जो नेहा थी वो कैराना की रहने वाली थी। अब नेहा के साथ वो बड़े ही प्यार से जिंदगी जीने लगते हैं और इसी तरीके से वक्त बीतने के साथ साथ जो नेहा होती है 3 बच्चे का जन्म देती है, जिसमें से जो बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम श्रद्धा रखा जाता है और जिसके बाद जो बेटा था उसका नाम देवांश होता है और सबसे जो छोटा बेटा था उसका नाम शिवांश रखा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अब जो योगेश था अपने बीवी बच्चों के लिए फेसबुक पर बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाता था, उसके लिए अच्छा कैप्शन लगाता था, अपने पत्नी और बच्चों का फोटो अपलोड किया करता था। उसका फोटो वगैरह देख करके फेसबुक पर जो प्यार देखता था कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जो व्यक्ति है जो योगेश है जिस पत्नी और बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है उसके साथ कभी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना का अंजाम भी दे सकता है। लेकिन दरअसल दोस्तों जो योगेश होता है उसका सबसे छोटा वाला बेटा जिसका नाम शिवांश था, जब भी उस शिवांश का चेहरा देखता था उसका दिमाग ठनक जाता था। उसे शक था, वो अपने पत्नी को बार बार कहता था कि जो शिवांश है ये मेरा बेटा है ही नहीं, मुझे शक है कि तुम्हारा कोई प्रेमी है, तुम उससे बातचीत करती हो, तुम उसके साथ गलत काम की हुई हो और जो बेटा है उसी का बेटा है। देख लेना, मैं तुम्हारा कभी डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और सब कुछ साबित हो जाएगा। जैसे उसकी पत्नी ये बात सुनती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। वो भी अपने पति को बोलती थी कि आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इसलिए बार बार मेरे पे आप गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका जो पति होता है बार बार अपने पत्नी से यही सारी चीज़ें पे वो बहस किया करता था, उससे इस बात से झगड़ा लड़ाई करता था। इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 2 महीना से ये सारी चीज़ें चल रही थी, हालांकि इस बात को उसके अगल बगल में किसी को पता नहीं थी। लेकिन इसी तरीके से 22 मार्च 2025 के दिन वो जो व्यक्ति होता है सुबह सुबह किसी काम से घर से बाहर गया था, लेकिन जब वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी वही गाना गा रही थी, मैं तो राधा हूँ श्याम की। अब जो व्यक्ति होता है उसे शक था कि उसकी जो पत्नी है उसका जो प्रेमी है उसका नाम श्याम है और मुझे जानबूझ के ये चिढ़ा रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने पत्नी को बार बार उस भजन को गाने से मना करता है, लेकिन जब भी उस दिन घर पे आता था उसकी जो पत्नी थी उसी भजन को गुनगुना रही होती है। अब ये सारी चीज़ देख करके अपने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और आखिरकार उस दिन अपने पत्नी और उस तीनों बच्चे को एक एक करके गोली मार देती है और खुद ही पुलिस को फोन करके इस सारी घटना की जानकारी देती है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ठीक है तुम्हारे पत्नी से भले झगड़ा था, लेकिन तुम्हारा जो बच्चा था इसका इसमें क्या कसूर थी, तुमने इस बच्चे को क्यों मारी, तो कहता है कि दरअसल जब भी मेरे पत्नी से
झगड़ा होता था तो मेरा जो बच्चा था हमेशा अपने माँ का ही सपोर्ट करता था, मुझे कहता था कि आप ही गलत हो। इसलिए मैंने सबसे पहले पत्नी को गोली मारी और इसके बाद अपने बड़ी वाली बेटी और फिर इस दोनों बच्चे को मैंने गोली मार दी, इसकी भी जान ले ली। उसे शक था कि अगर पत्नी को नहीं मारेगा तो कहीं हो न हो उसका पत्नी ही उसकी जान ले ले। हालांकि जांच की विषय है, पुलिस वाले इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से छानबीन कर रहे हैं। पुलिस वाले ये पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि योगेश बता रहा है उसकी पत्नी का प्रेमी है, उसका नाम श्याम है या भी नहीं है, उसके पत्नी है उसका प्रेमी है भी या नहीं है, या ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इस सारी बातों को अच्छे तरीके से पता लगाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।